सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो एक मनुष्य को 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपरमेट्रोपिया। बता दें कि यदि मनुष्य को 75 सेमी दूर नहीं दिखाई पड़ने पर तो उसे हाइपरमेट्रोमिया नामक दृष्टि दोष होगा। और आपको बता दें कि हाइपरमेट्रोमिया को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण रोगी निकट की वस्तुएं ठीक से नहीं देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है वो किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा। बता दें कि हाइपरमेट्रोपिया में रोगी को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं किंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूर दृष्टि वाले दोष वाले आँख में आपको बताना है जो दूर दृष्टि वाले आँख होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष वाली आँखों में नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात वस्तु से आतु ही प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे अभिसारित होती हैं, इसलिए नज़दीक रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 75 सेमी से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आँख से स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी इसके पहले मैंने बताया है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी दीर्घ दृष्टि। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि जो दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेमी। यानी सामान्यतः जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है और जिस मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि 25 सेमी से दूर है उसे दूर दृष्टि, एवं जिस मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि 25 सेमी से कम है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो दोस्तों, तो मायोपिया में होता है। आपको बताना है जो मायोपिया नामक रोग होता है उसमें क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो आपको बताना है जो मायोपिया होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। आपको बता दें मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल लेंस। बता दें कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में और सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है।
आपको बताना है कि जो एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी परिस्थिति में। यानी आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दर्पण से उतना ही पीछे पार्श्व परावर्तित, सीधा और आभासी होता है। इससे बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दा की। आपको बताना है कि जो पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या को पर्दा पर किसके द्वारा जाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवलोकन आकार के रूप में। यानी पिक्सेल को छाया तत्व भी कहा जाता है और यह अति छोटी इकाई होती है और छाया तत्व की जो सबसे छोटी छाया चित्र बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। आपको बताना है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी न्यूनतम दर्पण की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.75। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दें कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी अगर 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसे 0.75 यानी आधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। आपको बताना है कि 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत, इन्फिनिटिव। यानी 2 समतल दर्पणों के बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है उनके बीच के कोण पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं और यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनंत, इन्फिनिटिव। बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हों तो उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो हो जाएगी n बराबर 360/θ-1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दर्पण बनाने में से किसे उपयोग में लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बताना है कि दर्पण बनाने में इनमें से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट। यानी दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट यानी इसका AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है जो प्रकाश का वेग था उसे सर्वप्रथम किसने मापा था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रोमर ने। जो प्रकाश का वेग था उसे रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था और रोमर ने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच के समयांतराल को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। आपको बताना है जो प्रकाश का रंग होता है उसको निश्चित कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है उसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का 2 अलग स्वरूप है। आपको बताना इनमें से प्रकाश का 2 अलग स्वरूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवर्तन
तथा परावर्तन। प्रकाश का विवर्तन जहाँ प्रकाश को कण के रूप में सिद्ध करता है, वहीं परावर्तन से उसका तरंग रूप होना सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुंबकीय क्षेत्र से। प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात से भी होकर चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो लाल रंग है वो नीले रंग से किस बात में भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में। आपको बता दें कि सभी रंग एक दूसरे से आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? आपको बताना है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तित रहता है। यानी प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। आपको बताना है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लैक, काला। यानी जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर ज़मीन की फिजा न हो, अभी आकाश देखा, फिजा यानी धरती न हो तो आसमान नज़र आता है। आपको बताना है कि अगर ज़मीन की फिजा न हो तो आसमान कैसा नज़र आएगा। तो इसका ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तारीख। बात करें अगर पृथ्वी का पर हवा यानी फिजा उपस्थित न हो तो आसमान का रंग काला यानी तारीक दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण क्या है? आपको बताना है कि जब क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तन। आपको बता दें इसका कारण जो है वो अपवर्तन है और वायु के अपवर्तनांक के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री ऊपर दिखाई देता है और इस प्रकार सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, आपको बताना है किसके कारण? जो समुद्र का रंग नीला किसके कारण नीला दिखता है, समुद्र का जल? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको बता दें कि जब प्रकाश अणुओं, परमाणुओं व छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है। आपको बताना है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। बता दें कि जो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
रंगीन टीबी में प्राथमिक रंग कौन से है? आपको बताना है इनमें से जो कलर टीबी होता है उसमें प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीला, हरा और लाल। आपको बताया भी मैंने कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसमें नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंग हैं, जो कि रंगीन टीबी में इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है। तो ये थी दोस्तों वीडियो आज की। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाए, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।